बेहद गंभीर मसला है। शांति कौन बिगाड़ रहा है देश की? ये कौन लोग हैं जो मजहब के नाम पर सड़कों पर उतर आए हैं हजारों की संख्या में? और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने तो नहीं है ये। बहस की शुरुआत करूं उससे पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ श्री सुरेंद्र राजपूत जी हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ शोएब जमई जुड़ गए हैं, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, एक राजनेता भी हैं। बिहार में चुनाव भी लड़ रही है उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी। क्या ये बिहार में वोटों की फसल काटने का कोई संयोग है या फिर प्रयोग? इस पर भी बात होगी। शोएब जमई आज टोपी लगाकर भी आए हैं, उनका नया चेहरा मैं यहां पर देख रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं बोल देता हूं देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है। आज का सवाल हमारा बहुत टॉपिकल, टू द पॉइंट है। क्या विरोध करने वालों के लिए मजहब पहले है, देश नहीं? यही देश का सवाल है और देश की बहस के दर्शकों से हम उनकी राय जानना चाहते हैं। आप शो के दौरान हमारी वेबसाइट पर अपनी राय दे सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। और देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो सीधे अपने दर्शकों से बड़े बड़े पैनल से बहस कराता है। संबित पात्रा बहस में आ जाएं, सुरेंद्र राजपूत जी बहस में आ जाएं, डॉक्टर शोएब जमई बहस में आ जाएं। और सीधे मैं चलूंगा सबसे पहले भोपाल से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। मेरे दर्शक का नाम मैं आपको बता दूं, मेरे दर्शक जो जुड़े हैं उनका नाम आमिर अली है। भोपाल से वो जुड़े हुए हैं। आमिर, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं आपसे, फ्रांस के राष्ट्रपति की क्या टिप्पणी है जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का विरोध किया है? बताइए मुझे, क्या टिप्पणी है फ्रांस के राष्ट्रपति की? कहां पर, किस टिप्पणी में उन्होंने नबी का अपमान किया है? सर, उन्होंने टिप्पणी नहीं की हुई है, उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। आप वहाँ की बिल्डिंग्स पे देखेंगे ना, बिल्डिंग्स पे पब्लिश किया हुआ है उन्होंने कार्टून। अलग सर, उन्होंने पोस्टर पब्लिश किया हुआ है, आप देखिए। तो आपने देखा नहीं है? वहाँ पे क्लियरली दिख रहा है उन्होंने पब्लिश करा हुआ है। कहाँ पब्लिश किया बताइए ना सर, मेरा भी ज्ञानवर्धन करिए। अमर अली जी वो बोल जरूर रहे हैं, उनके खिलाफ देखिए सर प्रोटेस्ट हो रही है, तो प्रोटेस्ट होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रही है। अब वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो गई तो वो बोलने लगे। मुझे बताइए ना, उनकी एक टिप्पणी बता दीजिए जहाँ पर उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान किया हो। अमीन अली जी, एक टिप्पणी बता दीजिए कि यहाँ पर उन्होंने किया। सर, बात टिप्पणी की हो ही नहीं रही है ना सर, ये तो पब्लिश कर रहे हैं ना कार्टून को। जैसे आप बात किसकी हो रही है फिर? आप क्यों उनके तस्वीरों पर जूते चला रहे हैं? बताइए ना। तो सर, उनको क्या जरूरत थी कार्टून बनाने की? कौन सी टिप्पणी है जहाँ उन्होंने नबी का अपमान किया है अमीन अली जी? तो सर, टिप्पणी की बात कौन कर रहा है? टिप्पणी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना सर। न तो क्या किया, कहाँ उन्होंने अपमान किया ये तो बताइए अमीन अली जी, बता दीजिए ना। यहाँ अपमान किया है, कोई कार्टून पब्लिश नहीं हुआ है। कार्टून बनाना ही अपमान है सर, कार्टून बनाना ही अपमान है। अच्छा, कार्टून बनाना अपमान है? कोई तस्वीर नहीं है। बॉलीवुड में हिंदू देवी देवताओं पर कई फिल्में बन जाती है अपमान करती हुई, वो चलता है आपको? आप ओ माय गॉड देख लेंगे। हम लोग इस्लामिक रिलीजियन के होके उनका कोई कार्टून नहीं बनाते, कोई फोटो नहीं रखते, तो आप कौन होते हो फोटो उनका कार्टून बनाने वाले? सर, आपका ही अगर कोई कार्टून बना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा? आपको सोचें सर इस बात को। सर, देश में तो आर के लक्ष्मण इस देश के सबसे मशहूर कार्टूनिस्ट रहे। उन्होंने हर देवी देवता का कार्टून बनाया, हर देवी देवताओं का कॉमन मैन भी क्रिएट किया। आमिन अली जी, आपने अपनी राय रखी, मैं आपकी राय से सहमत और असहमत हो सकता हूं, लेकिन राय रखने का अधिकार सबको है। सबसे पहले मैं शोएब जमई के पास चलूंगा। शोएब जमई, मैं टिप्पणी पर नहीं आना चाहता, मुझे ये बताइए जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए पहले मजहब है या देश है? मैं शोएब जमई से एक सीधा सवाल पूछता हूं। शोएब जमई जी, आप पहले भारतीय हैं या आप पहले मुसलमान हैं? जिस मजहब, जिस देश में, जिस भारत में हमारे मजहब के लोग रहते हैं, उसी भारत के संविधान ने उनको इजाजत दिया। आप पहले भारतीय या मुसलमान है? सीधा जवाब दीजिए, एक चॉइस करना होगा आपको। आज देश आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप पहले भारतीय हैं या पहले मुसलमान? इसका सीधा जवाब है हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, यानी कि बिना देशभक्ति की हमारा ईमान घुमाइए मत, पहले भारतीय या पहले मुसलमान? घुमाइए नहीं, सीधा जवाब दीजिए, पहले भारतीय या मुसलमान? एक शब्द चुनिए। आज आपकी जो ये दोगलेपन वाली राजनीति है उसका खुलासा हो जाएगा। आप पहले भारतीय या मुसलमान? जवाब दीजिए। पहली बात तो आप अपनी जो है ना उलूल झुलूल शब्दों से बचें। देखिए, हम लोग एक सम्मानित व्यक्ति हैं। सर, मैंने कौन सा उलूल झुलूल शब्द बोला? मैंने सीधे एक शब्द पूछा कि आप पहले भारतीय या मुसलमान? जवाब दे दीजिए। प्रदर्शन कर रहे लोग पहले भारतीय या मुसलमान?
आपने उन तमाम मुसलमान जो इस देश में इस वक्त अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, उन्होंने जब आवाज उठाई, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया और सड़कों पर उतरे क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया, तो आपने कहा कि ये दोगले हैं, यानी इस देश का मुसलमान दोगला है। जरा संविधान में आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में भी पढ़ लीजिए। जो बाबा साहब अंबेडकर ने आपको फंडामेंटल ड्यूटी दी है उसके बारे में भी पढ़ लीजिए। प्रदर्शन करना और जूते से इमैनुअल मैक्रो की तस्वीर को पीटना, दोनों में बहुत अंतर है। माफ कीजिएगा शोएब जमाई जी, मैं बहुत साफ शब्दों में आपने मेरे सवाल का साफ नहीं जवाब दिया। आप पहले मुसलमान हैं या भारतीय, जवाब दीजिए साफ। मैंने दे दिया जवाब सर। अब आपको नहीं पसंद आ रहा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अपनी बात 1 मिनट कहने दीजिए। जवाब दिया आपने तो कुछ नहीं चुना ना। आप पहले बताइए, आप भारतीय या मुसलमान, ये बताइए पहले। क्या पहले देश या मजहब? आप कैसे चुनेंगे? आपकी 2 आंखें हैं, आप पहले अपने लेफ्ट आई फोड़ेंगे या राइट आई फोड़ेंगे? अगर आपको चूज करने दिया जाए कि दीपक चौरसिया अपनी आंखें फोड़ो, तो पहले लेफ्ट का फोड़ेंगे या राइट का फोड़ेंगे? जाहिर सी बात है कोई नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि दोनों आपको चाहिए। हमारे मुसलमान के लिए ईमान भी जरूरी है और इस देश की जो भारत का पासपोर्ट सरेंडर कर दीजिए, भारत का पासपोर्ट सरेंडर कर दीजिए शोएब जमाई जी। डॉक्टर संबित पात्रा आज साबित कर दिया ये किसके साथ है, देश के साथ नहीं मजहब के साथ है। सिखाया है। और एक बात, आपके नबी का इमैनुअल मैक्रो ने कोई नुकसान नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। नबी के गुस्ताख को माफ नहीं करेंगे। और अब ये शांत हो जाएं तभी मैं बोलूंगा, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। जमाई आपके मैक्रो जी ने आपके नबी पर कोई टिप्पणी नहीं की है। डॉक्टर संबित पात्रा आप आइए, ये चिल्लाते रहेंगे, ये जवाब नहीं देंगे। ये पहले भारतीय या मुसलमान? डॉक्टर संबित पात्रा, ये जो प्रदर्शन हो रहा है मगर ये गंभीर मसला है, इसमें गंभीरता के साथ जी नहीं, आपको समझना होगा दीपक जी, आप देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं और यहाँ RSN सिंह जी बैठे हुए हैं जो इस पूरे विषय को समझते हैं। 1919 से 1924 तक 24 तक खिलाफत मूवमेंट हुआ था। और खिलाफत मूवमेंट क्यों हुई थी? खिलाफत मूवमेंट हुई थी कि ओटोमन एम्पायर, टर्की के खलीफ में, उसमें खलीफ को स्थापित करना था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। और यहाँ पर भारत में जो मुस्लिम मूवमेंट, इंडियन मुस्लिम मूवमेंट, उसी खिलाफत मूवमेंट के समय चल रहा था। टर्की में खलीफ को बैठाने के लिए इंडियन मुस्लिम्स उस समय आंदोलन कर रहे थे। महात्मा गांधी ने भी, बहुत दुख का विषय है, महात्मा गांधी ने भी उस समय खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया था, जिसका कि घोर क्रिटिसिज्म बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया था। दूसरी बड़ी बात है, आप याद करिए 2012 में जब रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर बर्मा में, म्यांमार में अत्याचार होता है, तो आज़ाद मैदान मुंबई में 1 लाख से अधिक मुसलमान इकट्ठा होता है और म्यांमार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारत की अमर जवान ज्योति को तहस नहस कर दिया जाता है। 7 लोगों की हत्या हो जाती है। आप बताइए म्यांमार सरकार से भारत का क्या लेना देना है? मगर हत्याएं यहाँ होती हैं, अमर जवान ज्योति यहाँ तोड़ी जाती है। तो ये देखिए, आपको समझना होगा। अभी आपने सवाल पूछा कि आप पहले मुसलमान हैं या पहले भारतीय है, जवाब नहीं मिला। ये आप याद करिए, ये उम्मा का जो उम्मत का कंसेप्ट है कि पूरे विश्व के मुस्लिम एक हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी चाइना का एग्रेशन इतना चल रहा था, एक भी मुस्लिम संगठन ने पूरे हिंदुस्तान में कहीं कहा कि हम चाइना को बॉयकॉट करते हैं? चाइना के राष्ट्रपति को जूते से मारते हुए कहीं दिखाया आपको? कोई दिखा मुस्लिम संगठन, राजा एकेडमी या कोई कि चाइना के सी जिनपिंग को जूते मार रहा हो, या लेट अस बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट? मगर अभी लेट अस बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट, जूते मार रहे हैं फ्रेंच के प्रेसिडेंट के ऊपर। आप बताइए इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारे वतन से, हमारे देश से बड़ा और उससे अजीज कोई है तो वो हमारा मजहब है। मजहब के लिए चाहे वो टर्की का आदमी हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे हम हो, हम एक हो सकते हैं। और मजहब के लिए भले ही प्रधानमंत्री ने कहा हो कि आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जो हुआ है फ्रांस में वो आतंकवाद हुआ है, वो आतंकवाद हुआ है। और आतंकवाद के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व में आज लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आप फ्रांस के प्रधानमंत्री को जूते मार रहे हो, आप आतंकवाद की लड़ाई को कम कर रहे हो। पहले तो मैं डिमांड करता हूं, आप पहले यहां कंडेम करिए जिस प्रकार से रेडिकल इस्लाम के कारण आतंकवादियों ने वहां गला काटा। नहीं, आप पहले कंडेम करिए, गला काटने का कंडेम करिए, रेडिकलाइजेशन का कंडेम करिए और आतंकवाद को कंडेम करिए। मैं यही जिहादी आतंकवाद चल रहा है उसको कंडेम करिए। आपके पास आऊंगा। मैं शोएब जमाई आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं,
सीधे सवाल का जवाब देना। कुरान और हदीस में कहां लिखा है कि अगर प्रोफेट मोहम्मद का कोई कैरिकेचर बन जाए तो जिनने बनाया है उनका गला चाकू से काट दो? ये कुरान और हदीस में कहां लिखा है? प्रोफेट मोहम्मद ने कहां सिखाया है? दिखा दीजिए मुझे आज, कहां पर लिखा हुआ है कुरान और हदीस में कि गला काट दो, गला काट दो, गला काट दो? कहां लिखा हुआ है? आप मुझे अनइंटरप्टेड 2 मिनट दीजिए, मैं आपके भी सवाल का जवाब दूंगा और संबित पात्रा के भी सवालों को काउंटर। आप रैली नहीं कर रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता नहीं है आप 1 मिनट लीजिए, अपनी बात करिए और टू द पॉइंट बात करिएगा। कुरान और हदीस में कहां लिखा हुआ है कि गला काट दो? सुन लीजिए, पहली बात तो यहाँ से कि किसी मुसलमान ने इस बात का समर्थन नहीं किया कि कोई फ्रांस में जो टीचर की गला काटी गई या ये वो कंडेमेबल है, वो हमने समर्थन नहीं करते। लेकिन क्या जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं नबी के कार्टून को पब्लिश करने की इजाजत दूंगा और पब्लिश होगा, उसको कंडेम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी या नहीं करेंगे, ये बताइए, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि संबित पात्रा ने कहा कि ये उम्मा का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जब आप पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की चिंता करते हैं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं की चिंता करते हैं और सारा एजेंडा बनाते हैं, तो वो कौन सा हिंदू उम्मा हो जाता है, ये बताइए। तो आपने म्यांमार पे कहा। तीसरा पॉइंट, आपने कहा कि ये खिलाफत मूवमेंट चला रहा था। 1942 में मुस्लिम लीग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो खुद जनसंघ के मेंबर रहे, भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर रहे, उन्होंने बंगाल में मिलकर सरकार चलाई है सर मुस्लिम लीग के साथ। अगर इतिहास का नहीं पता है तो जरा ज्ञान ले लीजिए। अब इसका जवाब दे दीजिए आप। इसलिए नबी के साथ छेड़छाड़ करने वाले, लेकिन आपने मेरा ये जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। इमैनुअल मैक्रो ने कहा नबी का अपमान किया? किस स्टेटमेंट में अपमान हुआ? आपके पास कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर संबित पात्रा, कोई जवाब नहीं है। आप इस्लामिक कट्टरपंथ के साथ खड़े, शोएब जमाई, आप गला काटने वालों के साथ खड़े, क्योंकि इमैनुअल मैक्रो ने गला काटने वालों का विरोध किया था, इस्लामिक कट्टरपंथ का विरोध किया था। आप रॉन्ग साइड में खड़े, शोएब जमाई। संबित पात्रा जी, कहां इमैनुअल मैक्रो ने नबी का अपमान किया? इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। नबी के साथ गुस्ताखी की, उसने कहा कि मैं कार्टून छापता रहूंगा। तो याद रखिए, मैं जवाब देता हूं, अगर ये शांत हो जाएं और चिल्लाना बंद करें सही नहीं कहा। आप किसी को बर्बाद नहीं कर सकते शोएब जमाई। संबित पात्रा जी धमकी दे रहे नेशनल टेलीविजन पर, औकात नहीं है आपको यूरोप के किसी देश को बर्बाद करने की। मुस्लिम कंट्रीज में फ्रेंच प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है, अभी आप देखिए ना कैसे बर्बाद होता है। आप सोचिए जरा कितना जहर भरा हुआ है। ये यहाँ कह रहे हैं कि ये फ्रांस को बर्बाद कर देंगे, ये यूरोप को बर्बाद कर देंगे। बताइए जरा, नहीं आप इनकी आवाज़ को शांत करिए। यहाँ बैठ के धमकी दे रहे हैं कि ये फ्रांस और यूरोप को बर्बाद कर देंगे। आप इसी से मालूम पड़ रहा होगा आपको कि जिहाद क्या होता है, इसीलिए टोपी पहन के आज बोला जा रहा है। मैं आपसे एक विषय बताता हूँ दीपक जी, मैं टोपी पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये इनका विश्वास है, मगर मुझे जरा सुन लिया जाए। हमने तो नहीं कहा, देखिए मैं बोलूं उसके बाद आप बर्बाद करिएगा, माफ कीजिएगा। संबित जी के बीच में ना बोले शोएब, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। मैं जानता हूं इनको, मैं फिर सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। मैं जानता हूं इनको जल्दी है कि देखिए मैं जानता हूं इनको जल्दी है, क्योंकि इनको जल्दी फ्रांस को और यूरोप को बर्बाद करने जाना भी है, मगर मैं भी जल्दी बोल देता हूं। देखिए जहां तक ये जो शार्ले हेब्डो और कैरिकेचर की बात कर रहे हैं, देखिए फ्रांस का एक डिक्टम है, उन्होंने जीसस क्राइस्ट के ऊपर भी जिस प्रकार का कैरिकेचर बनाया है वो भी आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। और हिंदू देवी देवताओं के विषय में तो मैं क्या कहूँ, आप देखिए डोरमैट से लेके बाथरूम के रग्स पे भी हिंदू देवी देवताओं के फोटो बने हैं, बियर मग से लेकर शैंपेन के ग्लास पर देवी देवताओं के फोटो बन गए। आप मुझे एक उदाहरण दीजिए, कौन सा हिंदू जाके गला रेत के आ गया? किस हिंदू ने जाके? हमने भी अपोज किया, हमने चिट्ठी लिख के अपोज किया, हमने आवाज़ बुलंद की ईमेल के माध्यम से और एक डेमोक्रेटिक वे से चिट्ठी लिखा। हमने किसी का गला नहीं रेता। हम दूसरे देश में जाके उस देश की संस्कृति में रच बस जाने वाले लोग हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, आज मलेशिया के पूर्व पीएम ने जिस प्रकार का एक ट्वीट किया है कि जस्टिफाइंग किलिंग, और कहते हैं ये तो कल्चर खराब है, फ्रांस का कल्चर खराब है, वहाँ तो नंगी औरतें घूमती हैं, वहाँ कपड़े छोटी छोटी पहनती हैं औरतें, इसलिए वहाँ की औरतें तो उनका तो अधिकार ही नहीं है। आप बोलिए किसने कहा था भैया ये सीरिया छोड़ के जाके, तुनीसिया छोड़ के जाके, चेचन छोड़ के जाके आप फ्रांस का वीज़ा लेके फ्रांस में क्यों बसे थे? आप चेचन में रहते,
बुर्का ही देखते, आप हिजाब देखते। आप वहाँ फ्रांस में जाते हैं, फिर कहते हैं यहाँ की महिलाएं छोटी कपड़ी पहनती हैं, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है नबी को, इसलिए हम मार देंगे। ये क्या मजाक है? आप दूसरे देश में जाके वहाँ आप सरिया थोपेंगे और जो नहीं मानेगा उसको मारेंगे? ये किस प्रकार का न्याय है? आपको अगर संरक्षण दिया है फ्रांस ने, आपको वीज़ा दिया, आपको खाने को दिया, यही तो कहा जाता है, वो आपको खाने को देता है और ये उसी का गला रेतते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, आपको जिस क्या थाली पता में है खाते हैं, संबित यही आज की कैच लाइन है। मैं आऊंगा शोएब जमई आपके पास, जिस थाली में आप खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसीलिए शाहीन बाग किया था आपने। सीधे मैं चलता हूं सुरेंद्र राजपूत जी के पास। राजपूत जी, आज आपके एक विधायक ने बड़ा प्रदर्शन किया जुम्मे के बाद, क्या कांग्रेस उनके प्रदर्शन के साथ खड़ी है? और क्या मित्र देश के राष्ट्रपति को जूते से मारना, ये क्या कांग्रेस की संस्कृति हो सकती है? सुरेंद्र राजपूत जी। दीपक भाई, मैं उम्मीद करूंगा कि 2 ढाई 3 मिनट जो आपने अभी 4-5 मिनट संबित पात्रा जी को दिया, अनइंटरप्टेड मुझे भी देंगे। बीच में सर मैंने उनको भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं दिया है, उनको भी इंटरप्ट किया है। नहीं, संबित पात्रा को क्या होता है आजकल? 3 से 4 सब बोलते हैं कि संबित पात्रा को ज्यादा वक्त। जी 4 मिनट से ज्यादा दिए हैं। मैं कल से ना कैलकुलेटर लेके बैठा करूंगा सुरेंद्र राजपूत जी। जी बिल्कुल, लेकर के अभी भी बैठ लीजिए, दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और बीच में मत बोलिएगा। मैं आपसे एक ये कृपा चाहता हूं। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण आई हैं आज की डिबेट में। पहली चीज तो मैं आपके सवाल का सीधा जवाब दे दूं, भारत के किसी भी नागरिक को हिंसा करने का, संविधान तोड़ने का, संविधान विरोध में कोई भी बात करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो हमारे दल का हो, चाहे भाजपा का हो और चाहे किसी और दल का हो। कोई भी हो, आपराधिक कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। बहुत साफ बात है। अगर हमारे विधायक ने भी कहीं कोई कानून तोड़ा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत साफ सी बात है। जिस सरकार के अंतर्गत है, अगर उन्होंने कोई भी भारत का संविधान तोड़ा है तो वो कार्रवाई हो, इस बात को बिल्कुल भी हम वो नहीं करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है। मैक्रो का अगर फोटो लगा है वहां पर, तो मैं एक मांग और भी करता हूं कि मैक्रो के फोटो के साथ साथ महातिर मोहम्मद की भी फोटो लगनी चाहिए। उसके ऊपर भी उतने ही जूते चलने चाहिए जितने मैक्रो के ऊपर चले हैं। तीसरी बात मैं आपसे कहूं, अभी आदरणीय संबित पात्रा जी ने कहा कि किसी ने भी उसके ऊपर जूते नहीं चलाए, जी जिनपिंग के उसके ऊपर। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, जिस जी जिनपिंग ने हमारे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, भारत देश के क्षेत्र पे कब्जा किया, उस पर किस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, संबित पात्रा ने जूते चलाए हैं, जरा बता दें। सच बात यह है कि इमरान खान के भी फोटो पे जूते चले, महातिर मोहम्मद पर भी चले, और अगर मैक्रो पर चल रहे हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट है, ये जान लीजिए कि भारत देश में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ा जा सकता विदेश की घटनाओं पर, वो चाहे फ्रांस में घटना हो, चाहे मलेशिया में घटना हो। मेरा सीधा सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी, आपने बिना रुके बोला आरिफ मसूद पर कांग्रेस, आरिफ मसूद को कांग्रेस पार्टी किस दिन बाहर निकालेगी ये काम करने के लिए? इसका जवाब दे दीजिए। आरोप स्पष्ट हो जाएंगे, पार्टी कब कार्रवाई करेगी? हाँ, मैं आरोप स्पष्ट हो जाएंगे, आरोप पुष्ट हो जाएंगे, अदालत सजा देगी, कांग्रेस भी उसी समय सजा दे देगी, तुरंत देगी। लेकिन कांग्रेस मतलब अदालत का इंतजार करेगी। कांग्रेस को प्रथम दृष्टया आरिफ मसूद का काम अपराध नहीं लगता। चित्र के ऊपर कब जूते चलाए, कब जूते चलाए जी जिनपिंग के जूते? ठीक है, मैं बहस को चाइना पे नहीं लेने जाना चाहता, मैं सीधे आरएसएन सिंह साहब के पास चलता हूं, बहस को थोड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में खोलता हूं। आरएसएन सिंह साहब, आपने उम्मा की बड़ी बात करी है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि शोएब जमई और उनके जो भाई बंधु कर रहे हैं वो इस देश को क्या दिखाना चाहते हैं, और ये उम्मा का कॉन्सेप्ट क्या है? इस्लामिक ब्रदरहुड जिसको अंबेडकर जी ने कंडेम किया था। उसके बाद संबित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आरएसएन सिंह साहब, 1 मिनट आपका। नहीं, देखिए, इन्होंने बात कही कि हम हिंदू का उम्मा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये वो हिंदू हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो कि भारत का हिस्सा था। हमने नहीं, इन लोगों, वहाँ के हिंदुओं ने नहीं मांगा था पाकिस्तान, ठीक है ना। उन्होंने पाकिस्तान नहीं बना था, और उनकी गलती यही थी कि उन्होंने 2 रुपये के लिए उन्होंने अपना मज़हब नहीं, धर्म से मज़हब की तरफ वो नहीं गए थे।
तो उनका भाई आप एक हिस्टोरिकल अभी ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल पहले की घटना है, उनको कंपनसेट करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो उससे हम इंडोनेशिया के हिंदू के लिए हम चिंतित नहीं है उतने कि वो हिंदुस्तान में, लेकिन जो लोग वहाँ पे जो भारत का हिस्सा थे, हमने नहीं किया, हमारा ना आपने करवाया पार्टीशन ना हमने करवाया। और सबसे बड़ी बात है कि उनका हौसला देखिए कि 2 रुपये चावल के लिए, 2 रुपये 2 किलो चावल के लिए उन्होंने मजहब नहीं बदला, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए या तो आत्मचिंतन हो या आप इसको इग्नोर करें। एक मिनट या तो आत्मचिंतन, एक मिनट बीच में मत बोलिए। या तो नहीं बैठो। या तो आत्मचिंतन हो या आत्मनिरीक्षण हो, और या तो आत्मनिरीक्षण हो, और या नहीं तो आप इग्नोर करें। ये तीनों चीज 1400 साल से, ये तीनों चीज 1400 साल से नहीं हुआ है। आप इस आदमी से आज आपके यहां दाढ़ी और टोपी पहन के आया है, इससे पूछो कि पहले ये उस्मान को किसने मारा, अली को किसने मारा, उस्मान को किसने मारा, हुसैन को किसने, इमाम हुसैन को किसने मारा। उस समय कौन सा ये चार्ली हेब्डो था, और ये जो प्रोफेसर जोसेफ का जो हाथ काटा उसके बारे में। लेकिन एक बात बता दूं आपको शुएब जी, ये दांत पीस के जो आप लोग जो धमकी देते हो ना, ये रुकने वाली चीज नहीं है। तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी इतनी शैलो है कि हर चीज में सुनो, ये दांत पीस के जो धमकी देते हो ना, तुम उसी अंदाज में बाकी दुनिया का नहीं जानता हूं, हिंदुस्तान तुमको जवाब देगा। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर संबित पात्रा के पास चलता हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, राजपूत जी ने कई सवाल उठाए, लेकिन मैं इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हुए जानना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं दोनों आंखों में से किसको फोड़ेंगे, ये लोग मजहब के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं और देश के साथ क्यों नहीं खड़े होते? ये लार्जर सवाल है आज की बहस का। ये दांत पीस के देखिए, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, चूंकि मैं अभी बस 2 मिनट के लिए हूं, मेरे को सुन लिया जाए, उसके बाद फिर मैं दूसरे डिबेट में जाऊंगा। मैं यहां पर आरएसएन जी, मैं जस्ट 1 मिनट कह लूं, फिर मेरे को जाना भी है। दीपक भाई, आप एक बात देखिए, पूरे विश्व में जो लोग मजहब और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच चुन नहीं पा रहे हैं, मैं उनको बड़े ध्यान से कहना चाहूँगा। आप जानते हैं मुस्लिम केवल उसी देश में सुख से रह पाते हैं जिसमें वो माइनॉरिटी हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी जहां भी वो मेजॉरिटी में होंगे वहां वो नहीं रह सकते हैं। ये चेचन, तुनीशिया, ये जो सारे लोग वहां, सीरिया, वहां के जो रेफ्यूजी बन के आज फ्रांस में रह रहे हैं, वो तो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो तो कोई दूसरे कंट्री नहीं है, वो तो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। उन मुस्लिम कंट्रीज से भगाए गए मुस्लिम जाके रेफ्यूजी बन के यूरोप के कंट्रीज़ में रह रहे हैं और वहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं। तो जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी है वहाँ वो आराम से रह सकते हैं, मगर जिस कंट्री में मेजॉरिटी हो जाएंगे उस कंट्री में वो आराम से रह नहीं सकते हैं। आप बता दीजिए अहमदिया को क्या कर रहा है आज पाकिस्तान में, आप बता दीजिए सियाओं के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप बता दीजिए बाकी जो मुस्लिम के डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनके साथ क्या हो रहा है आज पाकिस्तान में और दूसरे देशों में। ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, ये हमसे बाद में लड़ेंगे, तो आपस में ही लड़ रहे हैं। इसलिए इसमें सोचिए जरा, ये जो उम्मत की बात है, आप अपने देश से निकल कर आते हैं, सीरिया से मार खा के आए, आप जाके फ्रांस में रेफ्यूज बनते हैं, रेफ्यूजी वहां बनकर आप फ्रांस को बिगाड़ते हैं। फ्रांस में कहते हैं कि यहाँ की लड़कियां जो हैं ये सब बुर्का पहने, ये कम कपड़े पहन रही हैं वरना हम मारेंगे। आप बताइए, कमाल की बात है, ये कमाल की बात है। और देखिए दीपक भाई, मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इतना ही कहूँगा कि ये कैंसर है, कैंसर को हर कोई देख रहा है, मगर हर कोई चाह रहा है कि भैया मैं तो पॉलिटिकली करेक्ट ही रहूं, मेरे को क्या पड़ा है इस विषय में बोलने के लिए, मैं बोलूँगा मेरे घर पे पथराव होगा। छोड़ो ना, ये छोड़ो ना के चक्कर में कैंसर फैल के 4th ग्रेड हो जाएगा और पेशेंट बचेगा नहीं।
जल्दी डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करना ये अत्यंत अनिवार्य है। केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सब करना पड़ेगा, वरना जो आज फ्रांस में हो रहा है ये हर जगह होगा। और हमारे चैनल में बैठ के यहाँ पे ठीक है संबित जी, आप ही के मुद्दे को मैं आगे शोएब जमाई के पास ले जाता हूँ। यूरोप को बर्बाद कर दूंगा, कमाल है। ये इसी सवाल के साथ शोएब जमाई के पास जाता हूं। शोएब जमाई, हर मुल्क से नमक हरामी आप लोगों के अंदर क्यों है, ये बता दीजिए। भारत से भी आप करते हैं और फ्रांस जिसने आपको शरण दी उसके साथ भी यही कर रहे हैं, और मुस्लिम देशों में ही क्यों मारकाट होती है, इसका भी जवाब दे दीजिए। पहली बात तो जब इस देश से नमक हरामी भाजपा और आरएसएस के लोगों ने किया था, उस वक्त जब अंग्रेजों के साथ हो गए थे। पॉलिटिकल भाषण मत करिए शोएब जमाई, पॉइंटेड जवाब दीजिए। ये पॉलिटिकल भाषण मत करिए, ये जन अधिकार पार्टी की रैली नहीं है। मैं अभी संबित पात्रा बोल रहे थे तो आप बीच में चुप थे ना, तो चुप राजा नहीं बनाना चाहते थे किसी कीमत को। और आज भी सुनो, बहादुर शाह जफर हमको कबूल नहीं था, हमको नहीं कबूल था, तुम भी नहीं कबूल हो। बात साफ है। असहयोग आंदोलन कहा था कि मैं महात्मा गांधी के साथ नहीं हूं, अंग्रेजों के साथ रहेंगे। तुम्हारे लिए हम जिहाद करते, तुम्हारे लिए जिहाद करते, ताकि तुम पूरे 100% को तुम मुसलमान बना देते। तुम्हारे तरह ना 2 रुपए चावल पर बिकने वाला आदमी, 2 रुपए पे बिकने वाला आदमी आज इलेक्शन में खड़ा। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। अरे नमक हराम हो तुम लोग, अंग्रेजों के साथ थे, आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ नहीं थे तुम लोग। क्या पॉलिटिकल रैली करने लगे? सवाल का जवाब दीजिए ना। जो देश आपको शरण देता है उसके साथ आप नमक हरामी क्यों करते हैं? इसका जवाब दे दीजिए, पॉइंटेड दीजिए, पॉइंटेड जवाब दीजिए। जो देश आपको शरण देता है उसके लोगों का गला क्यों काटते हैं? आपको बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, मलेशिया और इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन उसमें हिंदुओं को कभी आज तक कोई दिक्कत हुई क्या? जो अभी संबित पात्रा कह रहे थे, मलेशिया और इंडोनेशिया में किस हिंदू लोगों को दिक्कत हुई? क्या दिक्कत हुई? आपको नहीं मालूम, मैं बताऊंगा आपको मलेशिया में क्या हो रहा है। मलेशिया में क्या हो रहा है? ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी और प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ गए। शोएब जमाई आपके रिटोरिक के लिए नहीं बैठा हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार और प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ गए। मलेशिया और इंडोनेशिया में एनआरसी करा दीजिएगा। और मेरे 1-2 बड़े छोटे सवाल हैं मोहम्मद को टोपी पहनने और मैं मुद्दे पे बात करूंगा। मैं इनकी बहस पे और इनकी गाली गलौज पे नहीं आऊंगा, मैं मुद्दे पे बात करूंगा। मुझे एक चीज का ये जवाब दे दें कि आज जो ये टर्की और ये पाकिस्तान, इमरान खान, ये सब मुसलमानों के नेता बन रहे हैं, तो भाई मेरे, पाकिस्तान ने 1970 के अंदर बंगाल के अंदर लाखों मुसलमानों का कत्ल क्यों किया था? बलोचिस्तान के अंदर मुसलमानों का कत्ल क्यों किया जाता है? अफगानिस्तान के अंदर रोज मुसलमानों को क्यों मारा जाता है? अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तो कभी ये फिर बीच में बोलेगा, कभी टर्की की तारीफ नहीं की, अभी नहीं कहा उन्होंने यहाँ से कि और इसलिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान की आवाज नहीं निकलती, हिंदुस्तान के मुसलमान की आवाज नहीं निकलती है। हिंदुस्तान के मुसलमान की आवाज आज फ्रांस में निकल रही है, चीन के ऊपर निकली कि चीन में उनका मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, नमाज तक पढ़नी बंद कर दी गई है। अरे छोड़िए, आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग डिबेट कर नहीं सकते, आप धर्मांध लोग हैं, आप धर्मांध फैनिटिक है। प्लीज फ्री फॉर ऑल मत बनाइए। शोएब जमाई, मैंने अभी आपको बोलने का मौका नहीं दिया है और नहीं विवेक श्रीवास्तव को। शोएब जमाई, मैं फिर ऑडियो बंद कर दूंगा, वो मैं करना नहीं चाहता हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार लॉजिकल सवाल पूछ रहे हैं। तलवार के ऊपर है आपका धर्म, दुनिया में पहला ही तलवार के ऊपर है। मुझे हिस्टोरिकली गलत साबित करो कि तुमने धर्म को तलवार पे नहीं फैलाया। फिर कट गया यार, क्या हो रहा है? ठीक है प्रोफेसर कपिल कुमार, आपके सवाल को मैं आगे लेकर जाऊंगा और इसी पर बहस करूंगा। मेरे पास उइगर मुसलमानों का एक ग्राफिक है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले देवेंद्र के पास मुंबई में चलता हूं। मेरे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, मुझे बताइए, जो हुआ क्या उचित हुआ और क्या ये करना चाहिए? इन लोगों के लिए मजहब पहले या देश? वही मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि जहां पे एक टेरर एक्टिविटी बनी, जहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, जिस बात का सभी लोगों ने साथ में आके खंडन करना चाहिए, जिसका विरोध करना चाहिए, मर्डर जो हुए वो गलत हुए,
लेकिन ऐसा न हो कि ये लोग जाके वहां के जो राष्ट्रपति है जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए एक आह्वान कर रहे हैं लोगों को, उसका खंडन कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पर भी देखता हूँ मोदी जी ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो एक कॉल दिया कि भारत फ्रांस के साथ है इन दिस टाइम ऑफ टेरर, उसके नीचे आपने कमेंट्स देखने चाहिए, बहुत आश्चर्यजनक है और बल्कि धमकी दी जा रही है। और वो सारे लोगों के लोकेशन भारत में है, तमिलनाडु में है, मालदा में है, कलकत्ता में है, वहां से लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में ये भिंडी बाजार का जो भी चित्र हमने देखा सोशल मीडिया पे कि रास्ते पे फ्रांस के राष्ट्रपति के फोटो लगाए गए और उसके ऊपर से गाड़ी जा रही थी। क्या हम ये खिलाफत 2.0 के तरफ जा रहे हैं या ये गजवा है हिंद का जो मास्टर प्लान हम सुनते हैं, ये हम सच्चाई की देख रहे हैं अभी? ठीक है, बहुत आपने पॉइंटेड बात कही। आरएसएस सिंह साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव के पास। आरएसएस सिंह साहब, ये क्या गजवा हिंद करना चाह रहे हैं? दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल, अगर फ्रांस में कुछ हुआ, नहीं, अगर फ्रांस में कुछ हुआ तो ये यहाँ रिएक्शन का क्या मतलब है? करना चाह रहे हैं। इनको फ्रेंच आती है क्या? वो महातीर मोहम्मद तो कोट टाई पहनता है। वो एर्दोगन जो है वो उसका कोई अपना नेशनल ड्रेस भी नहीं है, वो भी कोट टाई पहने। और यहाँ पर उसके खिलाफ बोलने वाले, फ्रांस के खिलाफ बोलने वाले, ये देखो ये दाढ़ी और कौन सी टोपी पहने हुए लोग हैं यहाँ पे। तो मेरी इनसे यही एक सवाल है कि आपका पूर्वज कौन है, आपकी संस्कृति क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका मजहब क्या है, आपकी मिट्टी कौन है, क्या है, आपकी मातृभूमि क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपका आर्किटेक्चर क्या है। अरब से टेंट लेके आए थे, अरब से अरबी भाषा लेके आए थे, अरब से संगीत लेके आए थे। अरे तुम्हारे पूर्वज, अरे सुनो, ये शुएब जो भी नाम है इसका, तुम अपना हिंदू आज देखना, अपने हिंदू पूर्वज का नाम बताओ, अपना वुमेन एम्पावरमेंट जिसको आप पिछवाड़े में डालते हैं, जैसे आरएसएस वाले रिलीजियस इंटॉलरेंस को एक धर्म से मत जोड़िए। रिलीजियस इंटॉलरेंस की इजाजत नहीं देता। सुनिए, विवेक जी को भी बताने के लिए सिंह साहब उइगर मुसलमानों का ग्राफिक लेकर आइए, इनको बताता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, इसका जवाब दीजिएगा अगर आपको देना हो तो। विवेक श्रीवास्तव, किसी से भी बदतमीजी नहीं, उइगर मुसलमानों का ग्राफिक लाइए और मैं पूछूंगा कब चाइना एम्बेसी के सामने आप प्रदर्शन करेंगे। शोएब जमाई से भी ये सवाल पूछूंगा, शोएब जमाई से भी ये सवाल पूछूंगा। लगाइए, उइगर मुसलमानों पर क्या क्या अत्याचार हो रहा है चाइना के अंदर, कब विवेक श्रीवास्तव प्रदर्शन करेंगे बताइए। चीन बना उइगर मुसलमानों के लिए जहन्नुम, यह हकीकत है। 10 लाख उइगर मुसलमानों चीनी कंसंट्रेशन कैंप में, चीन की जेल में कैद हैं लाखों उइगर मुसलमान। चीन बना उइगर मुसलमानों के लिए जहन्नुम। मुझे बताइए शोएब जमाई और सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव, कब, बदतमीजी तो आप कर लेते हैं, कब चाइना एम्बेसी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? जवाब दीजिए। हम बदतमीजी नहीं कर रहे, बड़ा मजा आ रहा है बदतमीजी नहीं कर रहे मारने में। आप सुनिए, हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे में कॉलेज के लड़के लड़कियों को जब बजरंग दल के लोग पीटते हैं तब आप रिलीजियस इंटॉलरेंस आपको नहीं याद आती है। जब मॉब लिंचिंग होती है तब आपको रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं याद आती है। और आज आपको पाकिस्तानी मुसलमानों को पालघर के साधुओं की मॉब लिंचिंग हो गई, तब आपके गले में क्या दही जम गया था विवेक श्रीवास्तव? जवाब दीजिए। नहीं, तब क्यों चिल्लाते थे? आप लोग जो आपका मुंह काला गया, किचन में अच्छी लगती है। जब आरएसएस के प्रमुख कहते हैं कि औरत किचन में अच्छी लगती है, तब वो इंटॉलरेंस नहीं है। इंटॉलरेंस को एक धर्म से मत जोड़िए। अच्छे लगते हो यार, इंसान तुम तो घर में अच्छे लगते हो, ना टीवी पे अच्छे लगते हो। क्रिमिनल इंसान होता है किसी भी धर्म का हो। अरे तुम कहाँ अच्छे लगते हो? डालिए आप, तुम तो ना मर्द हो ना औरत हो। आधार पे अरे तुम कहाँ अच्छे लगते हो? आरएसएस सिंह, तुम आरएसएस के दलाल हो, आरएसएस के आदमी हो, तुम आरएसएस की बात करो। लेकिन ये बताओ, ये वैलेंटाइन डे मनाना सही है या गलत? ये बताओ बजरंग दल वालों को। कहाँ अच्छे लगते हो? तुमको तो कोई जानता भी नहीं था। हम साथ खड़े हैं, तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये जो तुम दलाली करने यहाँ बैठे हो हिंदू परिवार की, तुम्हें तो कोई पोजीशन भी नहीं मिलेगी, तुम्हें तो कोई पोजीशन भी नहीं मिलेगी, तुम इतना थर्ड रेट आदमी हो। लेकिन आप सुन लो, धर्म के आधार पे किसी को इंटॉलरेंट मत कहो। इंटॉलरेंस
और क्रिमिनल एटीट्यूड ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसके धर्म पर नहीं निर्भर करता है। आपका भाषण नहीं, सबको पता है कौन इंटॉलरेंस का समर्थन करता है और कौन नहीं करता है। क्या आप फ्रांस में गला रेते जाने का समर्थन कर रहे हैं? क्या आप गला रेते जाने का समर्थन कर रहे हैं? क्या फ्रांस में आप गला रेते जाने का समर्थन कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी को लाऊंगा, प्रेम शुक्ला जी समर्थन कर रहे हैं। इनके लिए मजहब पहले या देश? जवाब दीजिए। मैं नहीं कर रहा, मैं समर्थन नहीं कर रहा उसका, लेकिन यहाँ पे सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। विवेक जी हो गई आपकी बात, जरा थोड़ा एक गिलास ठंडा पानी पीजिए और दिमाग ठंडा कीजिए। मैक्रो ने क्या कह दिया नबी के खिलाफ? बता दीजिए एक बात, नहीं पता है आपको प्रेम शुक्ला जी? देखिए, मैक्रो ने नबी के खिलाफ कोई बात नहीं की, लेकिन जो लोग मस्जिदें तोड़ देते हैं, जो लोग नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा देते हैं, जो रोजा रखने वालों को दंडित करते हैं, उस चीन की चाटुकारिता करने में स्वयं को ये जो आज मोर्चा लेकर निकला हुआ मुल्ला समुदाय भी और कम्युनिस्ट भी, मार्क्सवादी भी अपने को धन्य पाते हैं। चीन के खिलाफ एक मोर्चा, चीन की एम्बेसी के खिलाफ कभी भी भारत के किसी भी मुल्ला संप्रदाय ने किया क्या? जो रजा एकेडमी कल रोहिंग्या के समर्थन में मुंबई के आज़ाद मैदान में दंगे कर रही थी, आज वही रजा एकेडमी फ्रांस के खिलाफ खड़ी है। लेकिन इस रजा एकेडमी ने या कांग्रेस के भोपाल के एमएलए ने क्या कभी पूरे हिंदुस्तान में आतंकी घटनाएं करने वाले जिहादियों के खिलाफ एक बार भी कोई बयान दिया है क्या? देवबंद आतंकवाद पर देवबंद का मुंह बंद हो जाता है, और जैसे ही आतंकवाद और कट्टरता के विरुद्ध कोई भी अभियान प्रारंभ होता है, देवबंद का मुंह खुल जाता है। ये देवबंद को इस बात का उत्तर देने की आवश्यकता है कि वो चीन के मामले में चुप्पी क्यों साध देता है। उइगर मुसलमानों को क्या वो मुसलमान नहीं मानता? ये उत्तर देवबंद को देने की आवश्यकता है। क्या देवबंद चीन से डरता है? क्या देवबंद चीन का समर्थन करता है? क्या देवबंद को मुसलमानों को, उइगर मुसलमानों की मस्जिदें ढहाए जाने पर प्रसन्नता है? ये देवबंद को इसका उत्तर देना क्यों नहीं? क्योंकि देवबंद फ्रांस में देवबंद ने फ्रांस के खिलाफ किया है। ये तो कोई लॉजिक नहीं। आप क्या पढ़ते लिखते हो? सड़क पे आ रहे हैं भारत के मुसलमान, फ्रांस में गला रेते जाने का समर्थन कर रहे हैं क्या? इसका क्या जवाब है विवेक श्रीवास्तव? जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव फ्रांस में 4 निर्दोष लोगों के गले रेते जाने के समर्थन में खड़े, समर्थन में खड़े, समर्थन में खड़े विवेक श्रीवास्तव। आइए सुनाते हैं आपको मैक्रो ने क्या कहा था, और सुनिए क्या उन्होंने कहीं भी प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान किया। सुनिए इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा था। La République dans ses valeurs, सैमुअल पेटी इस्लामिक आतंकवादी हमले का शिकार बने, वो हमें बांटना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमें इस देश के नागरिक होने के रूप में एक साथ आना होगा। cette bataille c'est la nôtre. La République dans ses valeurs, सैमुअल पेटी इस्लामिक आतंकवादी हमले का शिकार बने, वो हमें बांटना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहाँ हुआ इसमें नबी का अपमान? प्रोफेसर कपिल कुमार, फिर मैं पूछूंगा शोएब जमई से, पूछूंगा विवेक श्रीवास्तव से, कहाँ किया प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान प्रोफेसर कपिल कुमार? इनको हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच कुछ नहीं आती। दीपक जी मैं एक विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल आपसे नहीं है, विवेक जी को ऑडियो नहीं जाएगा, सबके बीच में बोल रहे हो। मैं देखिए, ये मेरे से घबराते हैं इसलिए इंटरप्ट करते हैं। सुनिए एक मिनट, मेरा एक सवाल है। एक वीडियो आया था सारी दुनिया के अंदर, जहां वो बुर्के में पहने 2 महिलाएं एक मॉल के अंदर गणेश जी की मूर्तियों को ऊपर से तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रही थी। मुझे एक मुसलमान भारत के अंदर ये दिखा दीजिए, ये जितने अब ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जिन्होंने ये बयान तक दिया हो कि ये गलत है। एक जवाब। दूसरा सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये आज कोई पहली बार नहीं है। तस्लीमा नसरीन के खिलाफ ये खड़े हो गए। वो कौन था वो अपना, उस जमाने में मुशीर के खिलाफ कितना एजिटेशन हुआ था, वो ये राशिद क्या नाम था उसका, उसके खिलाफ खड़े हो गए। और मुझे एक चीज बताइए, ये जो आज चीन की बात आपने एक सवाल उठाई है कि चीन के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, इसका मैं जवाब देता हूं आपको। आज चीन दुनिया में अपने आप को कहता कम्युनिस्ट है, लेकिन चीन दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बना हुआ है और सबसे ज्यादा पैसा उधार देता है देशों को, और बदले में जैसे एक गांव का साहूकार होता है ना,
कि पैसा उधार दे दिया और तुम पैसा वापस नहीं दे सकते तो मुझे अपनी जमीन दे दो। उसने इनकी जमीनें खोस ली हैं बलूचिस्तान और उधर वगैरह में, इसलिए चीन के खिलाफ नहीं बोल सकते। और दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं, कोई नई बात नहीं है, ये इतिहास बताते हैं विवेक श्रीवास्तव, सन 42 के अंदर इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और पाकिस्तान की डिमांड का साथ दिया था। ये किस मुंह से दूसरे को कहते हैं, अपने को भी देखे। और आज दुनिया भर में मैं इस सवाल को विवेक के पास लेकर जाऊंगा, विवेक जी के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन शोएब जमाई, आपने इमैनुअल मैक्रों का पूरा बयान सुना, कहां पर उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान किया अपने बयान में। और दूसरा और गंभीर सवाल, 24 में से 25 घंटे आपका इस्लाम खतरे में क्यों रहता है? नहीं सर, हमारा तो नहीं रहता, लेकिन 2014 के बाद हिंदू मजहब खतरे में आ गया है, ऐसा भाजपा वाले कहते हैं। 2014 से पहले हिंदू मजहब कहां खतरे में? मैं आपको यहाँ पर भाषण देने नहीं लाया हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। आप जन अधिकार पार्टी की रैली नहीं कर रहे हैं, आप बिहार में नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए। 24 में से 25 घंटे आपका मजहब खतरे में क्यों रहता है? बिल्कुल खतरे में नहीं है, हमारा मजहब 1400 सालों से कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका है, तो कयामत तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, चाहे जितना भी जोर लगा ले, ये बात तो तय है। दूसरी बात ये है कि मैक्रोन का अभी जो आपने बयान लिखा है, गला क्यों इतना पड़ता है? तुम मुसलमान बने थे यार, ये तो बता दो। उसका सिर काटा जाके तुमने। अरे पहली बात, अरे भाई देखिए, आपने मुझे बोलने दिया है तो कराइए, ये क्यों भौंकने लगते हैं? मुसलमान बने थे यार, जमाई से इतना डरते क्यों? मैंने कुछ बोला नहीं कि भौंकना शुरू कर दिया। अरे जस्ट फॉर अफेक्शन से, अरे भैया अफेक्शन से कितने कब मुसलमान बने थे? कब मुसलमान बने थे बता दो ना हिंदुस्तान को, कब बने थे और क्यों बने थे? औरंगजेब टाइप के बने थे, 2 रुपया मिला था, 4 रुपया मिला था, बताओ ना। आज इलेक्शन, आज इस्लाम के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हो, अरे बताओ ना यार, कब बने थे मुसलमान? यार बताओ नहीं एक बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम लोग इस सवाल से घबराते क्यों? अरे बोलो ना कि मेरे परदादा, उनका नाम दिनेश पांडे था, वो बन गए, जो भी था। अरे बताओ ना यार, ये सवाल बताते क्यों नहीं हो यार? पूरा हिंदुस्तान पूछना चाहता है, अरे क्यों बने थे? अरब से आए थे, अरबी जानते हो? अरबी जानते हो? कौन सी भाषा जानते हो? कौन सी आर्किटेक्ट? खाजा मोइनुद्दीन यार कि तुम्हारे कराइए ना भाई, कौन आदमी है ये कर रहा है? फिर वही बात, अरे क्या भौंक रहे हो? ये जिस आदमी इलेक्शन में लड़ रहा है, अरे सुनो इसके कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों, ये अपने बाप दादा का नाम भी नहीं जानता ये, और ये फ्रांस में जो पर टिप्पणी कर रहा है, ये आदमी अपने बाप दादा को नहीं जानता है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले सुन लो, इसके कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले सुन लो, ये अपने बाप दादा को भी नहीं जानता है। मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, कौन पूजनीय थे जिनको इस्लाम में कन्वर्ट करना पड़ा? ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शोएब जमाई जवाब याद कर लीजिएगा, सिंह साहब ने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा है। 1400 साल पहले इस्लाम आया है, उससे पहले बहुत धर्म थे, सनातन संस्कृति थी। आप जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद कि आप कितने साल पहले कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक अगली बहस शुरू करूंगा सुरेंद्र राजपूत जी से, लेकिन मेरे लिए वाकई आज सुरेंद्र भाई आपके लिए कोई सवाल नहीं है, क्योंकि बहस बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रही है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं एक। तो देश की बहस में हम आज बात कर रहे हैं कि फ्रांस के बहाने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं, लेकिन मैं उन सबको इंट्रोड्यूस करता हूं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुरेंद्र सिंह जी राजपूत जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ मेरे साथ शोएब जमाई है, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार है जो जाने माने हिस्टोरियन है, विवेक श्रीवास्तव जी है जो कि एक लेफ्ट के लीडर है। सबसे पहले मैं आना चाहता हूं, शोएब भाई मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बहस चल रही है और कांग्रेस ने कहा है कि वो आतंकवाद का कभी समर्थन नहीं करती, कांग्रेस के 3 लोग आतंकवाद के कारण उन्होंने अपनी शहादत दी। मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि क्या जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इस्लामिक कट्टरपंथ का समर्थन नहीं कर रहे हैं, फ्रांस में गला काटे जाने का समर्थन नहीं कर रहे हैं?
देखिए, हिंसा का समर्थन दीपक भाई किसी भी सूरत में कोई नहीं कर सकता, और जो हिंसा का समर्थन करेगा उसको भारत के संविधान के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस चीज को लेकर के ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और ये हाँ, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, उस पे आप अंदर काम कीजिए। भारत में आप कोई हिंसा नहीं फैलाइए। आपको विरोध करना है, विरोध के जायज तरीके हैं, बिल्कुल तरीके से करिए। मैक्रो को भी जूते मारिए उसकी फोटो को, और महातिर मोहम्मद की भी मारिए, इमरान खान की भी मारिए। मैं आपसे दो एक बातें और कहना चाह रहा हूं। आज की डेट में जो हम और आप बहस कर रहे हैं, दीपक जी आप तो बहुत विद्वान हैं, मैं आपसे देखिए, अभी एक सऊदी अरब ने पिछले महीने में एक 20 रियाल का नोट निकाला है। उस 20 रियाल के नोट पे हमारे कश्मीर को, हमारे पूरे कश्मीर को उन्होंने वहां पर क्या नाम फाटा रियासत पे दे दिया, भारत से अलग कर दिया है। और अभी तक भारत की सरकार उस पर सिर्फ कागजी विरोध व्यक्त कर पाई है। 1.5 महीना हो गया है इस बात को, आज तक उस पर कोई बहस नहीं, कोई किसी प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं। इतनी बड़ी बात जिसमें कि सऊदी अरब जैसे देश ने, किसी छोटे मोटे देश ने नहीं, 20 रियाल के उस पर जम्मू कश्मीर को अलग राष्ट्र घोषित कर दिया है। आप देखिए चीजों को। और फिर मैं आपको बताऊं, यहां पर कोई बात नहीं, बात आ जाती है तब जब मुंगेर में हिंसा होती है, और मुंगेर की हिंसा पर प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम जाती है, पूरी भाजपा के मुंह में दही जम जाती है। और बात यहां पर इस तरीके से कर लेते हैं ये लोग कि सारी की सारी बहस चुनाव को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश करें। हम तो साफ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप मुंगेर की बात कहते हैं, पालघर में सब कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही क्यों जमा हुआ था, इसका भी जवाब दे दीजिए। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, पालघर के मुद्दे पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग पर क्यों खामोश रही थी? मुंगेर उठा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, लेकिन पालघर की खामोशी का भी जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से, पालघर में 72 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया गया, कांग्रेस ने मजम्मत की और सारे के सारे अपराधियों को कानून के सम्मुख प्रस्तुत किया। और उत्तर प्रदेश में उसी दिन से और आज बेल पे छूट गए आधे 21 साधुओं की हत्या हो गई दीपक, 21 साधुओं की। और उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोगों के मुंह में दही जमी हुई है। 21 से ज्यादा साधुओं को मार डाला गया उत्तर प्रदेश में। क्या ये राष्ट्रपति शासन? प्रेम शुक्ला जी क्या जवाब है? प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। मुंह में दही जमी हुई है सर, मैंने तो उत्तर प्रदेश में जो साधु मारे गए उस पर भी डिस्कशन किया, आप नहीं थे उस शो में, यह गलत बात है। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, मैं हर किसी पर टिप्पणी करता हूँ। सुरेंद्र सिंह राजपूत के झूठ को यही बेपर्दा करता हूँ। अभी तक पालघर के मामले में, अभी भी 800 अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए। कितने? 800 अभियुक्त नहीं गिरफ्तार हुए। 800 अभियुक्त अभी भी पालघर के मामले में गिरफ्तार नहीं है। अभी तक पालघर के मामले का मोटिव स्पष्ट नहीं है। 800 अभियुक्त नहीं गिरफ्तार है। अरे 800 नहीं गिरफ्तार, 800 एक दो नहीं, 800 गिरफ्तार नहीं है। सोनिया गांधी के दबाव के कारण, सोनिया बहनों के दबाव के कारण, ईसाई मिशनरियों के द्वारा कराई गई मॉब लिंचिंग पर कांग्रेस की चुप्पी ये सिद्ध करती है कि हिंदुओं की हत्या पर कांग्रेस जश्न मनाती है, हत्यारों का समर्थन करती है, हत्यारों की समर्थक है। सोनिया बहनों नाम की जो माफिया है, सोनिया बहनों नाम की जो मिशनरियों की माफिया है, मिशनरियों की माफिया, सोनिया बहनों के इशारे पर पालघर के अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। माइनो माफिया का जो दुष्कर्म है वो पालघर के साधुओं को अभी तक। ठीक है, मुझे लग रहा है दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पालघर आज मुद्दा नहीं है, हम फ्रांस पे बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला निकला इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया। मैं सीधे शिवम सिंह गहलोत के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र सिंह जी, 1 मिनट। शिवम सिंह गहलोत गाजियाबाद से मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं। गहलोत जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इन प्रदर्शनों पर? फ्रांस के बहाने कौन आग लगाने की कोशिश कर रहा है? इन पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समुदाय, एक खास समुदाय आग लगाने की कोशिश कर रहा है। भाई फ्रांस में दिक्कत हुई है तो हिंदुस्तान में दंगा फैलाने की क्या जरूरत है? और ये जो जमई साहब बैठे हैं आपके चैनल पे आके, क्या इन्हें अपने बाप दादाओं का नाम पता है? क्या इनकी औकात है कि चीन में जाके बोल सकें?
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इनकी औकात है कि शोएब चीन में जमाई जी जाके को जवाब मांग दिखाइए, सकें। शोएब जमाई जी को दिखाइए। यहाँ पे गहलोत जी का दंगा सवाल फैला रहे सीधा हैं, शोएब जमाई के फ्रांस में लिए। दंगा फैलाएं। शोएब जमाई जवाब देंगे गहलोत जी आपको, आप बहस करेंगे उनके साथ। शोएब जमाई जवाब दीजिए। शोएब जमाई जी, आपसे एक सवाल है प्रोफेसर मेरा। कपिल कुमार, आपसे एक सवाल है मेरा, आपको अपने बाप दादा का नाम पता है? आपकी औकात है चाइना के सामने जबान खोलने की? नहीं मेरे भाई आप लहजे में आइए, हम सब आपका जवाब पूरी देंगे। कौम की औकात है चीन के सामने जबान सम्मान खोलने के की? साथ गहलोत जी, सम्मान के साथ, सम्मान के साथ, सम्मान के साथ। आपको अपने बाप शोएब भी हमारे भाई है। भाई देखो ऐसा है, हमारी औकात इतनी है, हमारी औकात इतनी है कि हमने देश की सरकार को घुटने पे ला दिया था शाहीन बाग आंदोलन के माध्यम से। ये हमारी औकात थी, और हमारी औकात थी कि हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया था और अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। में दंगा क्यों फैला रहे हैं? और आपकी औकात इतनी थी कि आप लोग अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे, तलवे चाट रहे थे, जब हम हिंदुस्तान में दंगा फैलाने की हिम्मत कैसे? ये हमारी शोएब जमाई, कोई लॉजिकल सवाल का जवाब दे दिया करो। कुछ भी झूठ बोलते हो, कुछ भी झूठ बोलते हो। शोएब जमाई मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप कह रहे हैं ना शाहीन बाग ने अपने सरकार को घुटने पे बिठा दिया था। हमारे इंदौर में कहावत है, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, गधा कुछ भी पालो, मुगालते मत पालो। आप लोग मुगालते पालने वाले हैं, अपने ही मुंह में अभी तुरंत में। प्रोफेसर कपिल कुमार कौन घुटने पे आया था शाहीन बाग के बाद, बता दीजिए इनको। नहीं कर पाएंगे हिंदुस्तान में। दीपक जी, मैं 2-3 सवाल कहना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी आज बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और मैं उनकी तारीफ करता हूं। अरे बोलने दीजिए मुझे, सुनिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं राजपूत जी को सिर्फ 2 बातें याद दिलाना चाहता हूं, बाद में जैसे भी वो रिएक्ट करें, कि जिस दिन टर्की पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होता है, उसके 1 हफ्ते बाद कांग्रेस जो है टर्की के अंदर अपना कांग्रेस का ऑफिस खोलती है। तो मेहरबानी करके ऐसा क्यों हुआ? दूसरी चीज, चीन के साथ जो समझौता किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उस समझौते के अंदर क्या है उसको भी पब्लिक कर दीजिए, मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगा सुरेंद्र राजपूत जी। जहां तक जमाई साहब का सवाल है कि शाहीन बाग में किसने गवर्नमेंट को नीचे ला दिया और क्या दिया, जी एक मिनट मुझे 1 मिनट और दे दीजिए सुरेंद्र जी, 1 मिनट और दे दीजिए। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं आज, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं सुरेंद्र जी। संबंध तोड़ दीजिए, कांग्रेस अपना ऑफिस भी वापस ले लेगी। और रही बात चीन की, तो चीन में आपको अगर शायद इतना देखिए ये कोई जवाब नहीं हुआ। देखिए ये जवाब नहीं है सुरेंद्र जी। आपके राष्ट्रवाद कांग्रेस से, देखिए मैं कांग्रेस से आपसे, आपको आज आपकी तारीफ करके मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपकी तारीफ करके सवाल पूछा है आपसे। कितने रुपए लिए वो भी जरा एक बार आपको खुलासा कर लीजिए। और जब जी जिनपिंग को चाय नरेंद्र मोदी पिला रहे थे, तब आपके बिल्कुल जम गई थी सर। बिल्कुल आना चाहिए, बड़े हिस्टोरियन है, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए मैं मोदी की बात नहीं कर रहा, मैं जब 1200 किलोमीटर चीन कब्जा कर रहा था और प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में कोई नहीं आया, तब आपके मुंह में दही जम गई थी। जब हमारे 20 सैनिकों को उसने शहीद कर दिया, तब आप सुरेंद्र जी आपके मुंह में नहीं जम गई थी जब आपके चाचा नेहरू ने स्काई चीन भेज दिया था पाकिस्तान चीन को। आपके मुंह में नहीं जम गई थी जब आपके चाचा ने ये कहा था कि लद्दाख में तिनका नहीं उगता। अरे क्या बात कर रहे हो? सारा चीन को तो आप कांग्रेसियों में बेचा है। तिब्बत आपने चीन को दे दिया, लद्दाख चीन को दे दिया, अरुणाचल चीन को दे दिया। 1962 में मरवाया आपने। मैं आपसे रैशनल बात कर रहा हूँ और आप दही कर रहे हैं। आप अपने मुंह में देखिए कितना दही है आपके मुंह में तो दही भी नहीं जम सकता। आप मुंह दिखाने काबिल नहीं है कि भाई चीन की भाषा को मैंडेलिन को गुजरात की भाषा बनाएंगे। चीन को जमीनें अरे चाचा नेहरू तक मत पहुंचो, नकल करके पास हुए हो। कहां चाचा कश्मीर की में पड़े हो कपिल कुमार? क्यों ना पहुंचू इतिहासकार हूं। अरे तुम्हें जवाब दे रहे होंगे इतिहास के, फिर इतिहास का जवाब बताओ ना। चाचा नेहरू ने कहा था कि तिनका भी नहीं पड़े हुए हो, जमीन ले लिए चीन ने। ठीक है सर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बनवाया था। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड की भाषा चाचा ने बनवाया था। चीन की भाषा को और मैंडेलिन को गुजरात की प्रोफेसर साहब सुरेंद्र राजपूत थोड़ा सा एक एक करके विवेक की बात करिए। मेरा पॉइंट
रिलेटेड सवाल आपसे आज है, जिन लोगों ने आज प्रदर्शन किया और आप जैसे लोगों के लिए मजहब पहले या देश, विवेक श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे, उनके लिए मजहब पहले या देश? देखिए पहली चीज, नहीं आप सुनिए मेरी बात को, हमारा नैरेटिव ही गलत है। पहली बात तो मुझे बड़ी खुशी है कि कपिल कुमार जी अभी भी चाइना को याद कर रहे हैं, कम्युनिज्म को याद कर रहे हैं और उसकी बातें कर रहे हैं, हालांकि इनको पार्टी से निकाला गया था। और दूसरी बात सुनिए कपिल कुमार जी, अच्छी बात है चाइना को याद कर रहे हैं आप, बड़ी खुशी की बात है, थोड़ा बहुत साम्यवाद याद रखिएगा, अच्छे इंसान बनेंगे। और दूसरी बात आप सुनिए, नहीं तथ्य के सारे जवाब दे रहा हूँ, शांत रहिए कपिल कुमार जी, शांत रहिए जरा। नहीं मैं साम्यवादी हूँ, कट्टर कम्युनिस्ट हूँ और खुशी है। आप शांत रहिए कपिल कुमार जी। तुमने क्या किया मुझे बताओ। अरे हमने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, जाके पूछो मोहन भागवत से कि आरएसएस में कितने फ्रीडम फाइटर्स के नाम बता सकते हैं, एक भी नहीं। वीर सावरकर ने माफीनामे लिख के, कपिल कुमार वीर सावरकर ने माफीनामे लिख के, दोगले मत बनो और असली साम्यवादी बनने की कोशिश करो। नेहरू ने मांगा था सबसे बड़ा नावा के अंदर, तुम हिंदूवादियों के चक्कर में पड़ गए। उसका माफी मांगा, बिल्कुल नहीं, इतिहास उसी जेएनयू में पढ़ते हो, उसी जेएनयू में पढ़ते हो, उसी तुम सबको चाचा नेहरू ने खड़ा किया था, याद करो उनका कंट्रीब्यूशन। बुला लो रोबिना थापर को और बुला लो आर.एस. शर्मा को। अरे भैया कपिल कुमार तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, आकर के उसी नेहरू के बनाए हुए हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, उसी चाचा नेहरू के बनाए हिंदुस्तान में पढ़े हो, थोड़ा शर्म करो, नेहरू जी की बनाई यूनिवर्सिटी में पढ़कर हिंदुस्तान में। थोड़ा सा ही हम अफसोस, मेरे काबिल मेहमानों, मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है, मुझे शो क्लोज करना होगा। लेकिन चलते चलते मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के बहस के 94% दर्शक ये मानते हैं कि जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए मजहब पहले है, देश नहीं। सोचना होगा हमको कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।